नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में धामी सरकार के बड़े फैसले की। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने राज्य योजना आयोग को उत्तराखंड में खत्म कर दिया है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग के तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु का गठन किया गया है, जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने इसे आदेश जारी कर दिए हैं, जहां सेतु प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे और विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी और इस पद पर मानदेय 4 लाख रुपए प्रति माह होगा, जहां 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर कई सवाल भी उठाए हैं। उदाहरण देता हूँ, नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज़ 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में। ये रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीज़ों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आपने भर्ती घोटाले किए, आपकी सरकार में पटवारी का पेपर लीक हो गया, आपकी सरकार में SSSC घोटाला होता है, आपने नकल विरोधी एक कानून बना दिया साहब। क्या हुआ उस अध्यादेश का, नकल अध्यादेश का, जो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने राजनाथ सिंह जी के शिक्षा मंत्री होते हुए यूपी में बनाया था? वो कानून को ही लागू करते सख्ती से तो शायद चल जाता। केवल प्रकार से राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। उदाहरण देता हूँ, तो उत्तराखंड में आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है, जहां लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां रूट पर ही फंस गई हैं। तो उत्तराखंड में बरसात का तांडव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश ने कालची तहसील के खेरगा गांव में जमकर तांडव मचाया है और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ में 3 जगहों में आया मलबा दुकान और घरों में घुस गया है, जहां मलबे की चपेट में एक परिवार का सामान और पशु भी आ गए। गनीमत यह रही कि मकान और दुकान में रह रहे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। वहीं दूसरी ओर बरसात और लैंडस्लाइड के कारण आए मलबे से सड़क और मौजूदा वाहनों को अपनी चपेट में लिया है और करीब 6 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, जिसके कारण मौके पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोग रास्ता खुलने का इंतजार करते ही नजर आ रहे हैं। इस दौरान विभागीय अधिकारियों की माने तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था, लिहाजा लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। हम तो सुबह रात से परेशान हैं, अभी तक चाय तक नसीब नहीं हुई है किसी को। सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं और नुकसान आपको दिख रहा है। एक पशु तो अभी मेरा फिर भी दबा हुआ है, गाय जो आपको दिख रही है। जमीन भी मेरी सब बह चुकी है। इसमें जो मैंने पेड़ लगाए थे, जितने भी लगाए थे, इसमें मैंने कम से कम 50 पेड़ चंदन लगाया हुआ था और कम से कम जो 50 पेड़ आम लगे हुए थे जो कुछ फल देने वाले थे, लेकिन वो भी सब तहस नहस हो गया है। मेरा तो मकान के ऊपर भी आपको दिख रहा है, ये सारा स्लाइड होकर के नीचे को आया है और यहाँ पे पूरण सिंह जी का ये मकान है। एक छानी भी है जिसमें उनके पशु बंधे हुए थे। उसको हमने पहले अलर्ट किया था तो वो लोग यहाँ नहीं थे, अन्यथा कुछ भी घटना घट सकती थी। तो छानी पर मलबा आने के कारण जो अभी आप देख रहे हैं, तो उसमें बंधे हुए पशु के दब गए। तो अभी एक पशु की डेड बॉडी हम आप भी देख रहे हैं वहाँ पे। तहसील राज्य में गांव है खेरवा,
वहाँ पर सुबह राजस्व टीम को सूचना मिली थी कि मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। एक आधी गाड़ियाँ हैं जो धंस गई है और जो आपको पता होगा यहाँ जहाँ पशु रहते हैं उसको छानी कहा जाता है, घर से थोड़ा सा दूर पे होती है। तो छानी में एक मवेशी गाय बंधी हुई थी, वो दब गई है और शेष की जांच के लिए राजस्व टीम वहाँ है, रास्ता खुलवा रही है। जैसे भी मौके पर उपलब्ध है, जब रास्ता खुल जाएगा तो आगे की जांच करके कुछ रिपोर्ट प्राप्त हो पाएगी। प्रशासनिक को तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून के एक ऐसे पुल की जो जर्जर हालत में है। बता दें कि धौड़ा पुल अभी भी जर्जर हालत में है, जहां देहरादून शहर को आईटी पार्क से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल धौरण पुल नदी पर पड़ता है और इसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पुल पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब है। वहीं पुल के पास लगातार अवैध खनन जारी है, जिससे निशान साफ तौर पर आसपास के इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। जहां रिसपना नदी पर बने इस धौरण पुल के हालात इतने दयनीय हो चुके हैं, इसके नीचे का सरिया भी दिखने लगा है और अवैध खनन से पुल की नींव दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जो एक साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि आईटी पार्क को जोड़ने वाले इस पुल पर बेहद ही ज्यादा ट्रैफिक होता है और वहीं स्थानीय लोग पुराने पुल से होकर पैदल निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थित खनन और नदी के तेज बहाव के चलते इस पुराने पुल के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का सख्त निर्देश है कि वो खनन को लेकर यह नियम भी है और पुल के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का खनन उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया है। इस दौरान ही सरकारी प्रक्रिया के तहत किसी भी पुल के आसपास 100 मीटर तक का इलाका खनन के तहत आवंटित नहीं किया जाता है, लेकिन पुल के आसपास खनन करना खनन व्यापारियों के मुनाफे का सौदा होता है, क्योंकि पुल से नदी के तरफ जाने वाले रास्ते से खनन बेहद आसानी से किया जा सकता है, बजाय इसके कि पुल के 100 मीटर या 200 मीटर दूर जाकर खनन किया जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून के साहिया की, जहां भूकटान से जानमाल का खतरा बना हुआ है। बता दें कि इस दौरान सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। तो साहिया क्षेत्र के पाटन में भूकटान से जानमाल का खतरा गहरा गया है। बता दें कि सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही के कारण साहिया में करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पीडब्ल्यूडी रोड से लेकर प्राथमिक विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, पशु चिकित्सालय और ग्रामीणों की दुकान, मकान, संपत्ति नदी में भी बहने की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले साहिया स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय के नीचे नदी में सुरक्षा दीवार भरने के लिए 3 करोड़ का टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, जिससे ये समस्या पैदा हो गई है और लोगों की संपत्ति पर संकट गहरा गया है। बता दें कि विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर को भी यहां खतरा बना हुआ है और विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइनों को दुरुस्त करने में लगातार जुटे हुए हैं। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां धामी सरकार की सराहनीय पहल देखने को मिली है। सरकार ने मृतक बकायेदारों का ब्याज माफ कर दिया है। तो अल्मोड़ा जिले में 1164 मृतक बकायेदारों का 1,56,53,000 और बागेश्वर के 286 मृतक बकायेदारों के 63 लाख का ब्याज माफ कर दिया गया है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित निटवाल ने बताया है कि जिला सहकारी बैंक के एक्सप्रेस एक मुफ्त समाधान योजना के तहत समितियों के कर्ज लेकर मर चुके बकायेदारों का ब्याज माफ किया गया है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 1,450 मृतक बकायेदारों का 2 करोड़ 19 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित निटवाल ने बताया है कि समितियों का सहकारी बैंक से खेती, किसानी और पशुपालक के लिए कर्ज लेने के लिए कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मृतक के परिजनों पर कर्ज समेत ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी आ गई थी,
जहां परिजनों की परेशानियों और बाकी कारणों को देखते हुए सरकार ने एपेक्स एक मुफ्त समाधान योजना के तहत मूलधन का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है और ब्याज का 60% समिति और 40% सहकारी बैंक वहन करेंगे। ये आज पहली बार बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक ऐसा बहुप्रतीक्षित कार्य किया है जिसका सीधा फ़ायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। पहली बार जो उन किसानों ने ऋण लिया था और वो उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवारिक जन उस ऋण को अदा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके 100% ब्याज को माफ़ करने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अभियान चलाया जा रहा है और नगर निगम की टीम लोगों को जागरूक भी करती नजर आ रही है। साथ ही नगर निगम की टीम लोगों को कपड़ों के थैले भी बांटती नजर आ रही है। देहरादून में नगर निगम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम की टीम ने भी बनाई गई है और जो लगातार इस एक्शन के खिलाफ लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है। बता दें कि महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़ों के थैले भी नगर निगम बंटवा रहा है और अभी तक पॉलिथीन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है। अभी भी बाजारों और सब्जी मंडियों में पॉलिथीन का उपयोग लोग कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम चालान भी काट रहा है और लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। दिन में लगातार नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलीथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलीथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए अब एक दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करने से हम कई घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। दिन में लगातार तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां कूड़ा निस्तारण केंद्र में खूब हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान नगर पालिका पर धोखा देने का आरोप भी लगा है। तो उत्तरकाशी मुख्यालय में कूड़ा निस्तारण केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगर पालिका उन्हें धोखा दे रही है और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय में कई सालों से जमा कूड़े के निस्तारण के लिए नगर पालिका ने तिलौथ पर जमीन लेकर वहां पर प्लांट की भी लगा दिया था, पर स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए थे। इसके बाद स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, नगर पालिका और स्थानीय लोगों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत नगर पालिका ने 2 महीने में यहाँ पर कूड़ा निस्तारण करना था। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि समझौते के तहत नगर पालिका को रोजाना 2 डंपर कूड़े का निस्तारण यहाँ करना था, पर नगर पालिका यहाँ बड़ी मात्रा में कूड़ा डंप कर रही है, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने आगे कहा है कि नगर पालिका को किसी भी हाल में यह कूड़ा नहीं डालने दिया जाएगा। ये बड़ी बात क्या है सर, कोई सूचना नहीं, किसी को पता नहीं कि यहाँ पर कूड़ा पड़ने वाला है। कोई बीमार है हमारे परिवार में, मैं वहाँ पर खड़ा था, 2-3 ट्रक निकले, उनमें बदबू आई। बदबू आने का मुझे शक हुआ कि बदबू क्यों आ रहा है इन ट्रकों में। उसके बाद मैं सड़क पर आया, ऊपर सड़क पर नीचे बैंड करके आना था। मैं सड़क पर आया, मैं 10 मीटर पीछे, 10-12 मीटर पीछे थी ट्रक और मैंने सड़क पर चला गया। 10-12 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हो गया, मैंने रोक दिया, लेकिन वो 10-12 नहीं, वो 1 मीटर, आधा मीटर की दूरी पर उसने खड़ा रखा। तो ट्रक सबसे पहले मेन मतलब मैं गया वहाँ पर, तब उसने खड़ा ट्रक रखा। बगल में हमारा नाती था, निनाद भट्ट है वो, तो उसने मेरे को खींचा इधर, लेकिन मैं खींचने पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद नए लड़के होते, जवानों में जोश होता ही है। उस लड़के ने बोला, ये क्या नाम इसका, दुर्गेश नोटियाल आया। अब बच्चे हैं और बच्चों के अंदर जोश से उसने ड्राइवरों को बोला, भाई वापस करो, तो वो उसको मारने पड़ गए। वो मार देते उसको अगर मैं नहीं होता।
जसपुर, सिल्यान, मांडो और कुटेटी देवी और तिलोथ कॉलोनी सारे लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रखे हैं। इसका हम लोगों अब 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। वैसे तो 4 साल से चल रही है लड़ाई, लेकिन 4-5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर तिलोथ को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तिलोथ के लोगों ने इतना त्याग किया है देश के लिए, अपने जो बच्चों का निवाला है, जैसे बोगड़ा जी ने अभी पहले कहा कि हम अपने भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। भावी पीढ़ी को हम लोग जो हैं, सरकार हमको इतने गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो जो है हमारी ज़मीन ले ली गई है। तिलोथ की सारी ज़मीन 300 रुपये 1500 रुपये नाली पे जो है ठगी गई है। और उसके बाद यहाँ पर यह सफ़ेद हाथी बना दिया है तिलोथ पावर हाउस। सफ़ेद हाथी इसलिए कि दुनिया के ब्रिटेन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां अंकित चौहान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया है, जहां महीने के बाद उसे नौकरी और नौकरी को बंगला के मालदा में जिले से पकड़ लिया गया है और जिन्हें पूछताछ के लिए हल्द्वानी लाया गया है। बता दें कि सांप अंकित को डसवाने वाली मास्टरमाइंड माही उर्फ डोली और उसके प्रेमी दीप कंडवाल शनिवार को पुलिस के हत्थे चढ़े थे। वहीं सपेरा रमेश नाथ 18 जुलाई को ही दबोच लिया गया था। पुलिस का फोकस फरार नौकरानी को पकड़ना था। नौकरानी उषा देवी और उसके पति राम अवतार को पुलिस ने बंगाल के रतुआ थाना क्षेत्र के हरिपुर गोपी गांव से गिरफ्तार कर लिया है और अब अंकित हत्याकांड को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को 10 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतुआ थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फ़ौरन बाद ये पाँचों के पाँचों पहले दिल्ली गए, दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से राम अवतार के गांव पीलीभीत में पहुंचे, वहां से नेपाल बॉर्डर के ओर गए। तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहां से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुंचे हैं और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की। बुलेटिन के आखिरी में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां खो नदी में एक युवक डूब गया है जिसकी मौत हो गई है। तो कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक लालपुल के पास पैर फिसलने के बाद नदी में गिर गया था। जानकारी के मुताबिक यूपी के नजीबाबाद के 4 युवक कोटद्वार की खो नदी में नहाने आए थे, जिसमें नदी की डूबने से मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई है वो बिजनौर जिले का रहने वाला था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां कई घंटे बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लालपुल के पास, वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची और एसडीआरएफ भी मौके पे पहुंची तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा है। युवक जो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।